Hello and welcome to Education Matter official YouTube channel. This is Jayaprakash and today we are going to discuss about CUT PG previous year paper 2024 और इस वीडियो में हम देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होंगे। यूट्यूब पे सर्च करने के लिए आप सर्च बार में लिख सकते हो @जयप्रकाश0289 जो कि मेरे चैनल का सर्च बार का ये ऑप्शन है, ठीक है। और मेरे चैनल का नेम है एजुकेशन मैटर। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड होगा, उसको सॉल्व करने का पॉइंट क्या होगा, किस तरीके से शॉर्टकट में कर सकते हैं, उसका एडवांस लेवल का क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। पहला क्वेश्चन ये हमारी स्क्रीन पे रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे डायरेक्शन से रिलेटेड है। मेन जो डायरेक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये पहले हम डिस्कस कर लें। मेन जो डायरेक्शन होते हैं वो चार डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो डायरेक्शन से रिलेटेड है मेन डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, आज तक एनडीटीवी जो भी न्यूज़ देखते हो, आपको पता होगा कि जब आपको न्यूज़ बताया जा रहा है तो आज तक के नीचे न्यूज़ क्यों लिखा होता है। आई होप कि किसी को भी पता हो। न्यूज़ इसीलिए लिखा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के सारे डायरेक्शन के न्यूज़ यानी कि खबर आप तक पहुंचाई जा रही है, इसीलिए आज तक चैनल के नीचे न्यूज़ लिखा होता है। तो मैंने आपको बताया कि मेन डायरेक्शन जो होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट साउथ होते हैं, और मेन डायरेक्शन के बाद फोर और डायरेक्शन होते हैं जिसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट डायरेक्शन, जिसका नेम है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट, और ये आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री, ये देखो ये पूरा जो 8 डायरेक्शन मैंने दिखाया, ये पूरा डायरेक्शन मैंने दिखाया, ये सबऑर्डिनेट डायरेक्शन है टोटल, ठीक है। टोटल हो जाएंगे 8 डायरेक्शन, मेन हो जाएगा 4 डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू डिग्री मैं अगर इसको कहूँ तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। आई होप कि ये हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी। 180 डिग्री, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये आपका होगा 270 डिग्री, ये वैल्यू आपकी आएगी 45 डिग्री, ये 135 की हो जाएगी, ये 225 की होगी, और ये आपका हो जाएगा 315 का, ठीक है। डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। आपको नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है तो राइट लेफ्ट, जैसा कि क्वेश्चन में हमारे दिख रहा है, राइट लेफ्ट से रिलेटेड होगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर कहीं एडवांस लेवल में क्वेश्चंस एग्जामिनर ने बनाया तो वो एडवांस लेवल में सिर्फ और सिर्फ आपको कोडेड डायरेक्शन दे सकता है, इससे ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन डायरेक्शन में नहीं बनेंगे। इतने ही टाइप के एग्जाम से डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहरहाल हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और आप लोग भी ट्राई करिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। काफी लोगों का आंसर आ भी चुका होगा, मैच करते हैं कि आंसर राइट है या नहीं है, किस तरीके से होगा, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा डायरेक्शन से रिलेटेड। अब इसमें लिखा गया है फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, रवि वॉक 30 मीटर, यानी कि पहले मैं मेन डायरेक्शन यहाँ पे बना लूँ, ये नॉर्थ है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, ऑलवेज ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, ये बात आपको रिमेंबर रखनी है। रवि नॉर्थ की तरफ 30 मीटर तो हमने बना लिया, रवि नॉर्थ की तरफ 30 मीटर। अब नॉर्थ की तरफ हम फेस करके रखेंगे तो ये वैल्यू जो होगी, यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड आएगा और ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड। ओके, ही टर्न्स लेफ्ट, आप क्या करोगे, यहीं से लेफ्ट टर्न ले लो, कितना मीटर, 50 मीटर। अब देखो जब वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करोगे तो ये राइट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट, ठीक है। तो ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर। अगेन लिखा हुआ कि ही अगेन टर्न लेफ्ट 30 मीटर, ये आ गया आपका 30 मीटर, यहाँ पे आ गए आप 30 मीटर। अब आप सोचो 30 मीटर जाना आपका और 30 मीटर आना इक्वल डिस्टेंस हो गया, बट इसमें क्या कंसिडर करना है और क्या समझना है आपको, इसको हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, स्टार्ट के साथ साथ इसको हम कहते हैं ओरिजिनल पॉइंट, यानी कि ओरिजिनल पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट दोनों सेम होते हैं। यह आपका होता है एंड पॉइंट, यानी कि खत्म हो गया, यहाँ पे कहानी यहीं पे खत्म हो गई। और दूसरी वैल्यू इसको जो आती है, इसमें एग्जामिनर पूछ सकता है फेसिंग, ठीक है। तो ये आपका होता है एंड पॉइंट और ये होता है फेसिंग पॉइंट। बट इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ फॉर इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन। ओरिजिनल पोजिशन से ये कौन से डायरेक्शन पे है, इसे कहते हैं वेस्ट डायरेक्शन। और डिस्टेंस कितना है, अगर ऊपर 50 है तो ये भी 50 है, ठीक है। तो आंसर 50 मीटर वेस्ट आएगा। आई होप कि बेसिक बेसिक वे से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। अब 50 ही क्यों आएगा, जब ये 30 मीटर है, ये 30 मीटर है, इक्वल डिस्टेंस है, तो 50 मीटर भी इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए आंसर आएगा 50 मीटर वेस्ट। आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर होगा। चैप्टर नेम डायरेक्शन था। अब नेक्स्ट किस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है ये देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, और देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कितने कैंडिडेट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और हम भी आपको सॉल्व करके ये दिखाते हैं। अब देखो 800 बिकम 956 इन 3 years
at a certain rate of simple interest if the rate of interest increase by 4%. सपोज अगर वैल्यू हम सिर्फ यहां तक पढ़ते हैं, कहां पे गया भाई ये पेन, ये हम वैल्यू सिर्फ यहां तक पढ़ते हैं, तो इसने कहा है कि 800 रुपए हमने डिपॉजिट किए और 956 हो गए 3 इयर्स में, और किस रेट पे ये हमें क्लियर नहीं है। बट अगर वो आप रेट क्लियर कर लेते हो तो उस रेट में आप 4% इंक्रीज कर लो और फिर 800 अमाउंट 3 इयर्स के लिए डिपॉजिट करके बताओ टोटल अमाउंट कितने आपको मिलेंगे। ठीक है, मैंने हिंदी में सारी बातें समझाई, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। आई होप कि सारी वैल्यू समझ में आ रही होगी। ओके, 800 को डिपॉजिट करने पे 956 मिला, तो पहले तो हम एसआई का फॉर्मूला समझ लें। एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखो, अगर हम अमाउंट में से क्या कहते हैं 800 से ये बढ़ा हुआ अमाउंट जो दिख रहा है ना, उसमें इंटरेस्ट ही ऐड हुआ होगा, तो हम इंटरेस्ट निकाल लें पहले। सिंपल इंटरेस्ट 956 माइनस 800, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 156। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास बन गया 156। हमारे पास क्या वैल्यू है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 800, क्योंकि मेन प्रिंसिपल यही है। 800 को किस रेट पे दिया ये नहीं पता है, और टाइम हमारे पास कितना है 3 इयर्स, इसको हमने डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू रही 3 इयर्स की। ओके, आई होप कि यहाँ तक ये वैल्यू जो मैंने रखी है वो क्लियर हो रहा होगा सबको। अब हम क्या करेंगे, 800 से जीरो 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 कट गया, यहाँ पे 8 3 24, ये वैल्यू इधर लाइए, 156 डिवाइड बाई 24, 156 डिवाइड बाई 24 सॉल्व करने पे जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हो जाएगा हमारा 6.5 का, यानी जो रेट रहा वो था 6.5 का। ठीक है, आई होप कि 6.5 तक क्लियर होगा। अब देखो, रेट जो हमारा था 6.5 का, उसमें कितना ऐड करना है हमें, 4 ऐड करना है, तो कितना बन जाएगा वो 10.5 बन जाएगा। आई होप कि 10.5 तक क्लियर होगा। अब क्या करना है, एसआई का फॉर्मूला सिमिलर जो हमने कहा था, एसआई का फॉर्मूला ये है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसी 800 को 10.5 में 3 इयर्स के लिए जो है डिपॉजिट करना है। अब हमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा इसके भी यहाँ पे। जब हम इस वैल्यू को क्रॉस करके सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 10 जाए 80 और 540, 84 आ जाएगा यहाँ पे इंटू 3, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 252 की। आई होप कि 252 तक आपको क्लियर हुआ होगा। सो 252 सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है हमारा, और मेन अमाउंट कितना है हमारा 800। सो 800 प्लस 252, ये आपका आ गया आंसर 1552। ये आपका राइट आंसर रहा, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा था व्हाट विल बी 802 इन 3 इयर्स। सो 1052 सॉरी 1052 रुपीज, ये हमारा राइट आंसर रहा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड है, उसका बेसिक वे क्या रहेगा सॉल्व करने के लिए, और थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक वे में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड वन क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, और जिसमें परसेंटेज भी दिया हुआ है। अब दे रखा है अ ट्रेडर सोल्ड हाफ ऑफ हिज आर्टिकल 60% प्रॉफिट। तो देखो 100% मान लो, तो उससे 60% आर्टिकल जो है वो प्रॉफिट पे है, लॉस कितना होगा 40%। हाफ ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग इसका जो होगा 20% क्या हो जाएगा, इसमें भी लॉस है, तो ये क्या हो जाएगा 20% प्रॉफिट हो जाएगा। अब टोटल कितने आर्टिकल की बात कही जा रही है, टोटल हमारे पास 4 आर्टिकल की बात कही जा रही है। अब हमसे पूछा क्या गया है, इन टोटल ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट है या लॉस लॉस है ये बताओ हमें। सो टोटल ट्रांजेक्शन, पहले तो हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि वैल्यू हमारे पास अप्रॉक्सीमेट इस तरीके की वैल्यू है जहाँ पे 99% चांस है कि हमारी वैल्यू जो है वो प्रॉफिट में आएगी। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ऑफ 2 इंटू 60, यहाँ आपका आ गया प्लस 1 प्लस माइनस का 20, अगेन हमारे पास आ जाएगा प्लस 1 इंटू 0, और उसके बाद आर्टिकल हमारे पास है 2 प्लस वन, ये हमारी वैल्यू आर्टिकल की हो गई। यानी 4 बार वैल्यू जो दी गई है उसमें प्रॉफिट लॉस की वैल्यू दे रखी है, तो इसको हमने क्या किया 2 प्लस वन। अब देखो इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो 120 आएगा, और यहाँ इस वैल्यू को हम सॉल्व करें तो ये माइनस में ही जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू टोटल प्रॉफिट की ही बन रही है। अब देखो 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100, 100 डिवाइड बाई 4 ये क्या हो जाएगा 25% हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम वैल्यू प्रॉफिट की ही देख रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गेन 25%। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है सबको।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं, देखते हैं किस चैप्टर से रिलेटेड और कैसे सॉल्व करेंगे उसको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 रॉन्ग नंबर सीरीज से रिलेटेड है, और रॉन्ग नंबर सीरीज जो है वो किस बिहाफ पे करते हैं हम, या तो पहले डिफरेंस देख लें या तो मल्टीप्लाई सेक्शन में चले जाएंगे। सो डिफरेंस चेक करेंगे, उससे पहले हमें सारे नंबर्स इस तरीके से नजर आ रहे हैं कि सब मल्टीप्लाई ही होंगे। 10 से 40 तक अगर आप पहुंचते हो तो ये मल्टीपल 4 है, ठीक है। और अगेन ये मल्टीपल 5 आ रहा है, ठीक है। ये अगर ये 5 है तो ये कहीं और जा रहा है। इससे पहले हम क्या करें, इन दोनों का मल्टीपल देख लें। ओके, सो 64 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा, 16, 24 और ये 25, 256। ये भी मल्टीपल 4 का जा रहा है भाई। आई होप कि ये वाली वैल्यू 256 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24 कैरी आ गया, 2 आ गया, 22 आ गया यहाँ पे कैरी अगेन, 8 और 2 यहाँ पे हो गया, ठीक है, 1024। सो सारे वैल्यू हमारे पास जो है वो मल्टीपल 4 की हैं। सामने वाले नंबर से ये मल्टीपल 4 की तरफ जा रही है, बट 200 एक ऐसा नंबर है जो मल्टीपल 5 से जा रहा है। बाकी सारे नंबर हमारे क्या हो रहे हैं, मल्टीपल 4 आ रहे हैं। अब देखो लास्ट में ये 10 इंटू 4 ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्वेश्चंस का जो आंसर हमारा होगा रॉन्ग नंबर सीरीज का वो हो जाएगा 200। आई होप ये क्लियर होगा। ये इसमें सारे नंबर जो हो रहे हैं वो मल्टीपल 4 में हो रहे हैं, सिर्फ 40 से 200 तक पहुंचते वक्त आपको मल्टीपल 5 दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ये भी परसेंटेज से रिलेटेड है, और परसेंटेज में प्रॉफिट है या लॉस्ट है ये सीपी पूछ रहा है आपसे। अब देखो, बाय सेलिंग ऑन अ बुक, देखो ये क्वेश्चन मैंने इतना इजी रखा है। इजी इसलिए रखा है कि जब हम एग्जाम देने पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंचते हैं, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा हार्ड लेवल का पहले बना दिया जाता है कि कैंडिडेट पहले ही फ्रस्ट्रेट हो जाए और क्वेश्चन के पेपर को देख के फ्रस्ट्रेट हो जाए और थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा करे, कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, ठीक है। बट आपको क्या करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में अटेम्प्ट करने के मामले में कितना क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है ये जानने से पहले कौन कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं ये आना बहुत जरूरी है। तो आप ये दिमाग में अपने बात बैठा लीजिएगा कि कितना क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है और कितना आपको स्किप करना है। जो हार्ड लेवल का दिखे उसे स्किप करना है, क्योंकि एक समय हमारे पास कम रहता है। स्किप करके हम ये चेक करेंगे कि पहले कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये देख पाओगे कि 10 मिनट पे अप्रॉक्सीमेट आप 30+ क्वेश्चन कर जाते हो। मेरी बात ध्यान से समझना, कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है ये जानने से पहले कितना क्वेश्चन छोड़ना है, स्किप करना है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे लेकर आया हूँ, एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन नंबर 39 पे देगा। 39 तक पहुंचते पहुंचते आपका माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है और आप ऐसे इजी क्वेश्चन छोड़ के चले आते हो। ओके, आते हैं इस क्वेश्चन पे। बाई सेलिंग ऑन अ बुक 250 लॉस ऑफ 10%। अगर 100% की कोई वैल्यू हमारे पास हो और उससे 10% लॉस हो जाए तो हमारी वैल्यू कितनी बचेगी, 90 की। सो 90% इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू कितनी है, 250 की। 100 की वैल्यू बस निकाल लो, तो 100 की वैल्यू निकालो आप, 250 अपॉन 90 इंटू 100। अब क्या करेंगे, ये जीरो से जीरो कट गया, 2500। अब जब आप यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। आपको सॉल्व करके देखते हैं कि 9 2 जा 18, यहाँ पे आ गया 70, 9 7 जा 63, अगेन यहाँ पे आएगा 70 और 7 लिखना पड़ेगा। एक ही हमारे पास आंसर है 77 का, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा कैलेंडर से रिलेटेड है। कैलेंडर मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता रखा था कि टाइप ऑफ कैलेंडर, किसी को अगर बेसिक पढ़ना हो, किसी भी चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन चाहिए बेसिक से एडवांस लेवल के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि सर इस चैप्टर का हमें क्या करें, आप सॉरी बेसिक एक वीडियो बना दें और उससे रिलेटेड मैं पूरी बेसिक वीडियो आपको दूंगा। सो कैलेंडर, टाइप ऑफ कैलेंडर पहले समझो। टाइप ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। एक नॉर्मल कैलेंडर होता है, एक लीप ईयर कैलेंडर होता है, एक होता है सेंचुरी ईयर कैलेंडर, ठीक है। ये सेंचुरी ईयर कैलेंडर होता है। सेंचुरी ईयर में भी दो कैलेंडर होते हैं, एक नॉर्मल ईयर के कैलेंडर होते हैं, एक लीप सेंचुरी ईयर कैलेंडर होता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लीप ईयर डिवाइड बाई 4 होता है, नॉर्मल ईयर नॉट डिवाइड बाई 4, यानी कि 2001 2003 2005, ठीक है। लीप सेंचुरी ईयर क्या होता है, जिसके लास्ट में 000 लगा हो, 400 से डिविजिबल हो,
और नॉर्मल सेंचुरी वो होता है जैसे 1700 ये वाले पैटर्न, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ टुडे इज मंडे आफ्टर 62 डेज, मतलब 62 डेज के बाद कौन सा दिन होगा। तो आपने करना क्या है इस क्वेश्चन में, पहली बात तो ये रखो, एक मैं आपको बता रहा हूं दादाजी का मेथड। जैसे दादाजी का मैंने क्यों लिखा ये भी ध्यान रखना। दादाजी का मेथड कैलेंडर से रिलेटेड, अगर आपसे कहा जाए कि आज मंडे है तो 62 डेज के बाद क्या होगा, तो दादाजी से पूछो अगर ये बात, तो वो कहेंगे कि पागल हो तुम, 7 7 दिन ऐड कर लो और 62 डेज तक पहुंच जाओ। सीधी सी बात है कि अगर आज 1 तारीख है तो 7 तारीख के बनिए 7 दिन के बाद 8 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो अगर सपोज हमने यहाँ मंडे मान लिया तो 8 तारीख को भी मंडे होगा। फिर 8 में अगर 7 ऐड कर लिया तो 15 डे को क्या होगा, 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, अगेन मंडे होगा। अब 15 तारीख को अगर मंडे है तो 7 और ऐड कर लो, 22 तारीख को कौन सा दिन होगा, अगेन मंडे होगा। आई होप कि ये वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ, ये सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा। ये है दादाजी का मेथड, ठीक है। यानी दादाजी से कोई भी बात पूछो तो वो धीरे धीरे ऐड करने की ही बात बोलते हैं। बट मैं आपको बताता हूं कि यहाँ आफ्टर 62 डेज की बात कहा है, तो आपने क्या करना है, 62 डिवाइड बाई 7, सारा गेम जो कैलेंडर का है वो डिवाइड बाई 7 का है। कहीं फरवरी 28 और कहीं फरवरी 29, इसी तीनों पार्ट का गेम है पूरा कैलेंडर। सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना होगा। अब अगर हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचेगा, पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। 7 8 जा 56 होता है, 7 9 जा कितना होता है, 63 होता है। अब देखो 7 × 8 कितना हो गया, 56। 7 × 9 कितना हो गया, 63। अब 63 क्या हो गया, 62 से ज्यादा है तो हम 56 कैरी करेंगे। 62 माइनस 56 ये कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्या करोगे भाई, 6 डेज आप मंडे में ऐड कर दोगे। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो रहा होगा। 7 8 जा 56 होता है, 7 9 जा 63 होता है, 63 62 से ज्यादा है तो 56 अगर 62 से माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू बच गई 6 की। अब मंडे में 6 डेज ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, संडे। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार और देख लो, 6 डेज ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6, छठे दिन कौन सा दिन होगा, आफ्टर 6 डेज कह रहा है, तो आपका आंसर आ गया संडे। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। मैंने बताया कैलेंडर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, नॉर्मल, लीप और सेंचुरी। सेंचुरी ईयर में भी 2 टाइप के कैलेंडर होते हैं, एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर होता है, एक लीप सेंचुरी ईयर होता है। तो और मैंने इस क्वेश्चंस के बिहाफ पे मैंने बताया दादाजी वाला मेथड, या तो आप +7 +7 करते पहुंच जाओ, या तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है उसका डिवाइड बाई 7 कर दो और जो रिमाइंडर बचेगा उसको मंडे में ऐड कर लो। और अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो सेम डे हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आ गया, डिफरेंस से रिलेटेड, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 24। अब इसको करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप आओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। सो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 24 इफ वन नंबर इज 2 टाइम द सेकंड, यानी पहला नंबर जो है वो सेकंड वाले का डबल होना चाहिए, देन द टू नंबर इज विल बी। तो अब देखो इसमें कोई ऑप्शन है ऐसा, नहीं। इसमें कोई ऑप्शन है ऐसा, नहीं। ये वाले में कुछ वैल्यू बन रही है, नहीं। तो 24 का डबल कितना हो गया, 48, और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 तक सबको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं किससे रिलेटेड है। मैथ से रिलेटेड है यानी कि एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, या लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका आ गया एनालॉजी से रिलेटेड, ये लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। ओके, अब देखो एनालॉजी में करना क्या रहता है, जिस तरीके से ये रिलेशन बना होगा, मल्टीप्लाई प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइड जो भी बना होगा, उसी तरीके से इसका हमें राइट आंसर देना होता है। एनालॉजी में सेम यही वर्क करना रहता है। तो अब 42 रेशियो, सॉरी 85:42 है, और 139 का रिलेशन किससे होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो गिवन है हमें ये देखने को मिल रहा है, अगर 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी,
2 टू जा 4 और 4 टू जा 8, 84 आ जाएगी। यहाँ पे 85 की वैल्यू है, यानी +1 हमारे पास है। ठीक है, अब 139 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस नंबर से मल्टीप्लाई 2 और +1 करना पड़ेगा भाई, ये भी याद रखेंगे। किस नंबर से मल्टीप्लाई और +1 करना पड़ेगा तो हमारा आंसर आएगा। 70 से तो करेंगे नहीं, 67 से तो करेंगे नहीं। ठीक है, 67 मल्टीपल टू कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 6 दूना 12, ये तो होगा नहीं, ये दो ऑप्शन कट गए। इस पे आते हैं, ये आ गया 69 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 9 टू जा 18। ठीक है, और 6 टू जा 12 +1 13, 138 हो रहा है। और +1 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, 139 की, यानी कि राइट आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 8 तक सारी बातें क्लियर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और मैं कुछ सेकंड का टाइम देता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखते हैं कितनी कैंडिडेट 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। ओके, टाइम आपके पास रहेगा 10 सेकंड। मैंने टाइमर नहीं लगाया, फिर भी मैं 10 सेकंड के बाद ही इसको सॉल्व कराऊंगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो 1, 8, 27, 64 और 125 ये सभी क्यूब हैं, यानी ये 1 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का क्यूब हो गया, और ये आपका हो गया 5 का क्यूब। तो नेक्स्ट हमारा क्या आना चाहिए, 6 का क्यूब आना चाहिए। 6 का क्यूब, ये दो ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास, या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या तो सेकंड ऑप्शन होगा। अब लास्ट लेटर को देखते हैं, ABC +1। ठीक है, मैं सीधा बच्चों की तरह काउंट कर रहा हूँ, A B का डिफरेंस C के बाद DEFGHI। ठीक है, यहाँ पे I होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे I होना चाहिए था। ठीक है, HI और I के बाद J और K होना चाहिए, यानी लास्ट में K होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ 1 है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे I होना चाहिए था, 1 की जगह पे I होना चाहिए था। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आप सभी लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। ये लेटर सीरीज से रिलेटेड था। ठीक है, लेटर सीरीज से, लेटर सीरीज में जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो सारे लेटर्स के अपोजिट वर्ड भी याद रखना पड़ता है, सारे लेटर्स के नंबर भी याद रखने पड़ते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेटर के नंबर्स और अपोजिट लेटर मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखी है। बहरहाल और किसी को अगर लेटर के नंबर को रिमेंबर करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो 5 के टेबल से डिफाइन कर लेना, 5, 10, 15, 20 एंड 25, और इस पे लेटर पुट कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। 3 के टेबल से भी डिफाइन कर लेना, 3, 6, 9, 12, 15, और क्या आ जाएगा 18, 21 एंड 24। ठीक है, देखते हैं 3 नंबर पे C, यहाँ पे F आ गया, यहाँ I आ गया, यहाँ L O R U और यहाँ पे X, यहाँ पे आ गया EJOTY। लेटर के नंबर को रिमेंबर करने का ये फॉर्मेट है, और इसी के बिहाफ पे आप लेटर को याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। ठीक है, आपको ये वाले क्वेश्चन पोस्ट ग्रेजुएट का आप जब एग्जाम देंगे या अंडर ग्रेजुएट क्या कहते हैं COT का पेपर आप दोगे, तो ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जब आप एग्जाम दोगे, ठीक है, ये वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखो, नेशनल यूथ डे कब पड़ता है, ये सारे बच्चों को याद होगा। नेशनल यूथ डे कब पड़ता है, तो वो होता है 12 जैन को। ठीक है, 12 जैन को होता है, यानी कि आप फर्स्ट का मैच अगर सेकंड से है तो ये हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग C और D तो नहीं होंगे। आई होप कि आपको मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ ऑप्शन, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट का मैच यहाँ किससे हो रहा है, सेकंड से हो रहा है। आर्मी डे कब मनाया जाता है, आर्मी डे 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आर्मी डे 15 मार्च को मनाया जाता है, तो यहाँ पे हो गया आपका सेकंड का थर्ड, सेकंड का थर्ड आपका इस दोनों ऑप्शन में। ठीक है, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, 28 फेब को मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे आपका हो गया 28 फेब को। थर्ड का आपका हो गया फर्स्ट, थर्ड का आपका हो गया फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये क्लियर हो रहा है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाएगा, जो बचा हुआ डेट है उसे नेशनल सेफ्टी डे देंगे। ठीक है, यानी 4 मार्च। ठीक है, आई होप क्लियर है।
ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन जो हमें पेयर मिलाने रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है वो है रैंकिंग से रिलेटेड। टाइप ऑफ रैंकिंग, लगभग 7 टाइप के रैंकिंग के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, उसमें से एक टाइप का मैंने रखा है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। इस पॉइंट्स को आप नोट डाउन करके रखिएगा, पैटर्न कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। कह रहा है कि अमर 16 फ्रॉम द लेफ्ट इन a row of boys, okay, and Vishal 18 from right in, ठीक है। 16 लेफ्ट साइड। देखो, कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो बाय डिफॉल्ट सभी कैंडिडेट का फेस नॉर्थ की तरफ फेस कराना, ठीक है, ताकि आपको सारे कैंडिडेट का लेफ्ट और राइट हैंड आपको रिमेंबर रहे। ओके, सो अमर 16 फ्रॉम द लेफ्ट, अमर का नाम हम लिख देंगे यहाँ पे 16 फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड से आएंगे। और विशाल के बारे में लिखा गया है 18 फ्रॉम राइट इन, यानी कि विशाल के बारे में अगर हमने नाम लिख दिया तो 18 फ्रॉम राइट इन। अगली लाइन में क्या लिखा है, सतीश इज 11th टुवर्ड्स द राइट ऑफ अमर, यानी कि अमर के राइट साइड की बात अगर मैं करूं तो अमर के राइट साइड से 11th पोजीशन पे कौन है, सतीश है। बट यहाँ कंडीशन में क्या और दे रखा है, एंड थर्ड टुवर्ड द राइट ऑफ विशाल साइड एंड, ठीक है। विशाल के थर्ड नंबर पे है राइट साइड से 1 2, एंड थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे सतीश आ जाएगा। और सतीश के बारे में एक और रैंक दे रखा है कि सतीश 11th टुवर्ड द राइट एंड ऑफ, हाँ, सतीश 11th टुवर्ड्स राइट एंड ऑफ अमर। अब अमर के 11th नंबर पे होना चाहिए, यानी बीच में 10 कैंडिडेट होने चाहिए। तो 1 2, ये 1, ये 2, ये 3 नंबर कैंडिडेट, अगेन यहाँ पे 7 कैंडिडेट होने चाहिए अमर और विशाल के बीच में। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब हो गए सतीश और अमर के बीच में 10 कैंडिडेट, और ये राइट साइड से 11वें नंबर पे आ गया। कह रहा हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। आई होप कि क्लियर हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमें बताने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ बॉयज जानने के लिए किसी एक कैंडिडेट का लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू निकाल लो, क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर हम सिर्फ सतीश के बारे में बात करें, सतीश से देखो, अगर ये 18th नंबर में है राइट साइड से, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 7, यहाँ आ जाएगा 16, और ये हो जाएगा 15। आई होप कि 15 कैसे आया ये क्लियर हो रहा होगा। हम माइनस करते हुए जा रहे हैं, यानी 18 17 16 और 15। भाई अगर ये राइट साइड से 18th नंबर पे है और ये इसके राइट में थर्ड है, तो राइट साइड से ये माइनस पे आएगा ना 15, ठीक है। राइट साइड से 15, लेफ्ट साइड से निकाल लो 16 प्लस 16 प्लस 7, ये यहाँ तक आ गया आपका 23, 23 के बाद 24, 25, 26 और 27, ये आ गए राइट लेफ्ट साइड से 27। सो टोटल फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट की वैल्यू लेफ्ट की वैल्यू और -1 कर देते तो हमारी वैल्यू सॉल्व हो जाती। किसी भी एक कैंडिडेट का आप राइट और लेफ्ट की वैल्यू ऐड करके -1 कर लेना। मैंने सतीश का निकाल लिया 27 प्लस 15, सो 27 प्लस 15 ये कितना होता है, ये 12 आ गया, ये 42 हो गया। 42 -1, क्योंकि एक कैंडिडेट के दो वैल्यू दे रखे हैं, तो 42 -1 इज इक्वल टू आंसर 41। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि ये वैल्यू रखी है मैंने जैसे, उस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर शॉर्ट ट्रिक है या बेसिक से सॉल्व करेंगे, ये आप ध्यान से देखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, वो भी एडवांस लेवल के ब्लड रिलेशन, जिसको हम कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। कोडेड ब्लड रिलेशन, ये आप याद रखेंगे, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, पीजी के एग्जाम में, सीयूटी वाले एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ जो क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन में क्या कंडीशन है ये देखते हैं। देखो, इनटू माइनस प्लस डिवाइड का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर की कौन सी मम्मी है, कौन से पापा हैं, कौन से दीदी हैं, कौन से भाई हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इसके बिहाफ पे हमें बनाने पड़ेंगे फैमिली ट्री, और फैमिली ट्री के बिहाफ पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। सो ए प्लस बी, प्लस का मतलब यहाँ कौन सा रिलेशन है, आर इज मदर ऑफ बी, दैट मीन्स फर्स्ट लेटर इज मदर ऑफ सेकंड लेटर, सो ए इज मदर ऑफ बी। इस तरीके से फैमिली ड्रॉ कंप्लीट कर लेंगे। इनटू का मतलब क्या दे रखा है, बी इंटू सी का मतलब ये है, so R is father of S, that means कि first letter is the father of second letter, so B is father of C, and third one क्या दे रखा है, C divide D, that means R is brother of S, so C is brother of D, D का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ।
आपको इस क्वेश्चंस के बिहाफ पे एक बात तो रिमेंबर रखनी पड़ेगी, जब कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर का रिलेशन दे रखा हो कि ये इनके पापा हैं, इनके मम्मी हैं, इनके दादी हैं, इनके चाचा हैं, जो भी हो, है ना, कुछ भी कंडीशन दे रखा हो फर्स्ट लेटर का, तो सेकंड लेटर का जेंडर डिफाइंड नहीं होता है। कभी भी सेकंड लेटर का जेंडर डिफाइंड नहीं होता है अगर वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ना हो तो। अब देखो, डी का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ, या तो प्लस या तो माइनस, यही कंडीशन फॉलो करनी है हमें। तो डी का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ, यहाँ क्वेश्चन में पहले क्या पूछा है, पहले उसको सॉल्यूशन में लेने। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, वन जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सी थर्ड जनरेशन में है और मेल कैंडिडेट है, इसलिए आंसर आएगा ग्रैंडसन। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहा वो है ग्रैंडसन। बट अगर कहीं कंडीशन में या क्वेश्चन में ये कह देता हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो आंसर क्या बन जाता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो आंसर क्या बन जाता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज डी का जेंडर डिफाइंड नहीं है, वो मेल है या फीमेल है। अब अगर क्वेश्चन में रिवर्ट कर लें, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए फर्स्ट जनरेशन सबसे ऊपर की जनरेशन में है, तो वो फीमेल कैंडिडेट है, वो हो जाएंगी ग्रैंड मदर। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 12 भी क्लियर हो रहा होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 12 तक इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस आपको मैंने दिखाए। हम क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूटी के पीजी 2024 पेपर की, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। आने वाले 11 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, और एग्जाम बिफोर एग्जाम का पॉइंट है यहाँ पे, मैं आपको डेली एक वीडियो देता रहूंगा इससे रिलेटेड, जब तक पीजी का सॉरी सीयूटी के एग्जाम क्लियर ना हो जाए आपके, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है या नहीं है। नहीं हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको और भी सारी वीडियो का पूरा आनंद मिल सके। ओके, सो वेल, थैंक यू।